आप देख रहे हैं जेब न्यूज। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। आज एक बार फिर हम अटल समाज सेवक के संस्थापक अध्यक्ष, यहाँ के मशहूर औरंगाबाद शहर के समाज सेवक नजीरुद्दीन फारूक साहब से एक विशेष मुलाकात करने जा रहे हैं। फिर एक बार उन्होंने हमें आवाज़ दी है, कुछ बातें हैं, चंद प्रश्न है जो जनता के है, मैं सरकार से और कुछ नेताओं से कहना चाहता हूँ। इतनी हमारी बातचीत हुई। अब चलिए आगे उनके मन में क्या चल रहा है, क्या उनके प्रश्न है, वो हम जानना चाहेंगे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। क्या कहेंगे आज, क्या आपके मन में चल रहा है? जैसे कि आपने इससे पहले हमारी विशेष मुलाकात हुई थी और उसमें अपन ने तकरीबन जो है तो हमारे समाज के रहनुमाओं से अपील की थी कि आप लोगों को सामने आना पड़ेगा जी। उलमाए दीन को सामने आना पड़ेगा। जहाँ तक के मुसलमानों के आरक्षण का और संरक्षण का जो सवाल है जी। जब तक इस पर हमारे उलमाए दीन आगे नहीं आएंगे जी। तो यकीनन मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि समाज इसी तरीके से दबा हुआ रहेगा। जी। अगर समाज को इंसाफ दिलाना है, उसका हक दिलाना है, उसे किसी ऊंचे मर्तबे पर लेकर जाना है, या फिर उनको जो है तो इसी तरीके से गाड़ी लौटते हुए देखना है, होटल में गिलास धोते हुए देखना है, जी। या फिर शाहगंज में आवाज लगाते देखना है, या फिर गैरेजों पर जो है तो इंजन बनाते हुए देखना है। अगर अपने माशरे को अगर उलमाए दीन अगर इसी नजरिए से देखना चाहते हैं तो मैं उनसे कहता हूं कि आपको आपकी खामोशी मुबारक हो। जी। क्योंकि मैंने इससे पहले अपील किया कि उलमाए दीन ने जो है तो रास्ते पर आना चाहिए, मुसलमानों की हित की आवाज उठाना चाहिए। और मैं इसलिए आज आपके लिए आपको मैंने फिर से आवाज इसलिए दी है कि ये आवाज कहीं उन तक नहीं पहुंची क्या, ये भी मेरा इसके अंदर सवाल है। और दूसरा सवाल मेरा ये है जी कि मैं समाज के लोगों से ये कहना चाहता हूं जी कि 17 सितंबर जी को जब हमारा हैदराबाद स्टेट को मराठवाड़ा में विलीन किया जी तब हमें सब कुछ फैसिलिटीज थी जी। और आज मुस्लिम समाज के रहनुमाओं को क्या हो गया है, क्यों आंखें मूंद कर बैठे हैं? मेरा ये सवाल है उनसे आपके माध्यम से। जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक मनोज जयरंगी पाटिल जो है तो हैदराबाद गैजेटियर के तहत हैदराबाद गैजेट के तहत पुरावा लेकर आता है, उसमें से कुनबी की नोंद लेकर आता है, जबकि पूरा के पूरा हैदराबाद स्टेट जो है तो मुसलमानों की रहनुमाई में था जी। और मुसलमानों को जो जो पिछड़ा तबका था, तो जिस तरीके से कुनबी समाज की, मराठा समाज की नोंद है, इसी तरीके से हमारी लाखों जो है तो नोंद उसके अंदर है। तो क्या सरकार ने सिर्फ जो समाज आएगा बंबई जाम करेगा, जो है तो बंबई में धिंगाना मस्तियां करेगा, तो उसी समाज को आप न्याय देंगे? अगर ऐसा है तो फिर मुस्लिम समाज भी जो है तो बंबई आके जाम करेगा। जी। तो मेरा ये सरकार से, महाराष्ट्र राज्य सरकार से सवाल है कि आप जो है तो जिस तरीके से मराठा समाज को नोंदणीकृत, जो नोंदणीकृत है उनको आरक्षण दे रहे हैं, तो सरकार का तो पहला फर्ज ये बनता है कि हैदराबाद स्टेट के, मैं बाकी पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात नहीं कर रहा जी। मैं पहले तो अपन अपना हक ले जी। तो पहले हम अपने हक की बात करते हैं जी। बाद में हमारा जो भाईचारगी का जो ईमान वाला मसला है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, ये बात का विषय है। मेरा ये कहना है कि हैदराबाद स्टेट में जो हम दक्कनी मुस्लिम जो कहलाते हैं, तो जैसे मराठा समाज को हैदराबाद गैजेट के तहत आरक्षण दिया जा रहा है, उसी तरीके से हैदराबाद गैजेट को जितने मुसलमानों का नोंदणीकृत है, हमारे पास उसका गैजेट भी है और कितने लोगों का उसके अंदर नोंदनी है, उस नोंदनी के तहत यानी अगर नजीर फारूकी का उसके अंदर नाम है तो नजीर फारूकी के खानदान को जो है तो ओबीसी में शामिल करना चाहिए और जो है तो उसको भी जो है तो प्रमाण पत्र देना चाहिए। जिस तरीके से मराठा समाज को गैजेट के तहत आरक्षण दिया जा रहा है, कुनबी का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, इसी तरीके से निजाम स्टेट में जितने भी मुस्लिम आते हैं, जो हैदराबाद में मराठवाड़ा में विलीन किए गए, जितने हैदराबाद की स्टेट के जितने लोग आते हैं मुस्लिम समाज के, उनको सबको जो है तो सरकार ने आरक्षण देना चाहिए। ये हमारी अपील है। और आने वाली 17 सितंबर को हम मुस्लिम समाज
आरक्षण कृति समिति बनाने जा रहे हैं हम। जी। अगर सरकार हमें मनोज जयरंगी पाटिल के साथ में अगर हमको इंसाफ नहीं देती है तो हम भी जो है तो तमाम उलमाए दीन और तमाम हमारे जो राजकीय पुढ़ारी है, जो चेहरे बड़े बड़े चेहरे बनकर बैठे हैं, हम भी उनके पास जाएंगे कि मेहरबान साहब आप भी जो है तो आप शामिल हो जाइए या फिर हम आपके साथ शामिल होते हैं। हम इस तरीके से हमारे समाज के लिए आवाज उठाने वाले हैं और हम जो है तो आने वाली 17 सितंबर को जो है तो मुस्लिम आरक्षण कृति समिति स्टेट ऑफ हैदराबाद हम बनाने जा रहे हैं। और हम 17 सितंबर से अगर ये सरकार होश में नहीं आती है तो हम 17 सितंबर से हमारा काम चालू करेंगे और वो भी इस लहजे में करेंगे कि अगर मराठा समाज को नोंदणीकृत अगर वो सर्टिफिकेट देने में कामयाब होते हैं, वो देते हैं, तो महाराष्ट्र सरकार का फर्ज ये बनता है कि जो भी हैदराबाद स्टेट में जितने भी मुस्लिम आते हैं इन सबको जो है तो ये प्रमाण पत्र दे कि ये हैदराबाद स्टेट के और गरीब है, इन्हें हमने विलीन करके लिया है। अब ये सरकार का हक बनता है कि हमें न्याय दे। सर जैसा आपने कहा है कि देखिए जब निजाम स्टेट का जमाना था तो कहीं ना कहीं जैसा आपने खुद कहा कि वो रहनुमाई थे, यानी कि सरबराह थे, प्रशासन चलाने वाले थे, तो जाहिर सी बात है उस वक्त मुसलमानों की हालत तो कहीं ना कहीं मायशी तौर से मजबूत थी। जब मुसलमान उस वक्त गरीब ही नहीं थे, ये गरीब थे, इनके रिकॉर्ड था, बल्कि इनको लिया जा रहा। वो मुसलमान उस टाइम गरीब कहाँ थे? देखिए आप जैसे आज देखिए महाराष्ट्र राज्य सरकार है, हम पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं करते। जी। आज महाराष्ट्र सरकार के पास में जो है तो एक डाटा है, जी, बराबर है जी। उस डाटे के तहत जो है तो आज कोई इनकम टैक्स भरने वाला है, जी, और कोई इनकम टैक्स नहीं भरने वाला है, बराबर। हम राज्य की बात करते हैं, यानी आप फाइनेंशियली आप बात कर रहे हैं। जी, जी। हमारा ये कहना है कि मुस्लिम समाज पहले भी पिछड़ा था और आज भी पिछड़ा है। जी। निजाम के दौर में जिस तरीके से गौर गरीबों की ये जो गैजेट है, पहले आप गैजेट को समझिए। जी। गैजेट एक ये सिस्टम है कि जैसे आज जो है तो हम जो है तो अपनी नोंदनी करते हैं, जी, कि भाई अपना कलेक्टर ऑफिस में जो है तो आज हमारा जो है तो पूरा सिलसिला महफूज है, जी, है कि नहीं? बराबर। तो इसी तरीके से जो है तो हैदराबाद स्टेट में जो है तो जो निचले तबके के लोग थे, जी, जो गरीब थे, मुसलमान भी जैसे आज जो है तो आवास योजना में जो लोग बैठते हैं, यानी आप देखिए आवास योजना की बात है कि भाई जिसकी 35,000 से इनकम कम हो, जी, उनको जो है तो आवास योजना में बिठाया जा रहा है, जी। तो इसी तरीके से जो है तो निजाम गैजेटियर को वही लोग लगे हुए हैं जो जरूरतमंद है। अच्छा, तो हम क्या बोल रहे हैं कि नजीर फारूकी को आप आरक्षण मत दीजिए, जी। जो निजाम स्टेट ने जिन लोगों को आरक्षित किया था, जी, आप उनको आरक्षण दीजिए। तो क्या उसके अंदर मुसलमानों का जिक्र है? लाखों में है। आपके रिकॉर्ड पे है वो? हम रिकॉर्ड की बात करेंगे, कल तो हमारे कोई जो है तो सरकार अंदर ले जाके डाल देंगे हमको, जी। हम जो है तो वही बात करेंगे जो हमारे पास पुरावे है, और हमारे उलमाए दीन को, हमारे बड़े बड़े पुढ़ारियों को जो आंखें मूंद के बैठे हैं, हम उनको बोलेंगे भाई ये गैजेट है, ये नोंदनिया है, जी। जैसे आज मनोज जयरंगी पाटिल साहब किस मुद्दे के ऊपर काम कर रहे हैं? आरक्षण पर कर रहे हैं। हैदराबाद गैजेट बेसिक इनका क्या है कि भाई हैदराबाद गैजेट को जो कुनबी जो मराठा, जी, जी, या गैर मुस्लिम अपनी सादी भाषा में, यानी जो मराठा गैर मुस्लिम है उनको जो है तो आरक्षण किसके तहत दो? जो निजाम सरकार ने अपनी पॉलिसी बनाए थे, जो नोंद किया था। तो हम क्या बोल रहे हैं कि मुसलमानों को भी जो है तो पॉलिसी है कि नहीं, जी। सिर्फ आप उन्होंने जाम करे बम्बई, इसलिए उनको जो है तो निजाम गैजेट के तहत जो है तो आरक्षण दे रहे, फिर मुसलमानों को भी दो ना। जो मुसलमानों को 5% आपने इससे पहले फडणवीस सरकार ने दी थी, जी, जी, फिर किसी कारण जो है तो वो रिजेक्ट हो गया, जी। फिर आप फडणवीस सरकार ने फिर से जो है तो गैजेटर लागू की, जी। और जो है तो उनको जो है तो प्रमाण पत्र देने का वादा करी, जी। अब वो देंगे क्या नहीं देंगे वो बात का विषय, मगर अभी तो वादा तो की ना, जी, जी। उनकी नोंदनी हुई कि नहीं, जी, जी। तो फिर जिस तरीके से हमको 5% का तुमने आश्वासन दिया था, वो 5% की बात नहीं कर रहे हम, अब हमको भी जो है तो गैजेट के तहत दिए। आपको लगता है सर कि एक नए समीकरण में, नए राजनीतिक माहौल में कितना एक जहरीला माहौल हो गया है? मतलब हर बात को हिंदू मुस्लिम में पेश किया जाता है, कोई अगर नीति की बात आती है तो उसमें जहर घुल जाता है। ऐसे नाजुक दौर में आपकी बात माननी चाहिए, लगता है आपको ऐसा? देखिए मनोज जयरंगी पाटिल साहब ने अंतरवाली सराठी से अपना आंदोलन चालू किया, जी, बराबर है, जी। आपने भी देखे होंगे कि मैंने भी जो है तो मराठा क्रांति मोर्चा
कि मेरे पे 4 गुने दाखिल है। जी। हमने उद्धव ठाकरे साहब जब मुख्यमंत्री थे जी। तो उनको काले झंडे बताए थे रामगिरी होटल के पास। जी। हमारा जो है तो जवाहर कॉलोनी पुलिस स्टेशन में जाके रिकॉर्ड देख लो। जी। नजीरुद्दीन फारूकी मराठा आरक्षण के लिए जो है तो मुख्यमंत्री को जो है तो काले झंडे दिखाया। कहने का मतलब हम जो है तो समाज के साथ है। जी। हम हमारे समाज का हक मांग रहे, हम किसी समाज की तंजीम के ऊपर जो है तो तोहमत नहीं लगा रहे कि आपने मराठों को दिया तो हमको दीजिए। अरे नजीरुद्दीन फारूकी का रिकॉर्ड देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज क्रांति चौक इस मार्ग का काम रुक गया था, मैंने कहा वहां पे मैं जो है तो जल अग्नि समाधि लूंगा, आंदोलन किया ना। अरे छत्रपति शिवाजी महाराज की फौज में जिस तरह से 18 पगड़ कौम के लोग थे, हम उस तरीके से हम हिंदुस्तान को देखते हैं। हम जो है तो सब समाज को साथ में लेके चलने वाले, हमारा किसी समाज को विरोध नहीं है, हमारा सरकार को विरोध है कि सरकार अगर एक समाज के साथ इंसाफ करेंगे और दूसरे समाज के साथ जो है तो ऐसा पर्दा डाल के बैठेंगे तो सरकार को हम इस तरीके से खामोश बैठने नहीं देंगे। सर सवाल ये है कि ठीक है, पर एक सवाल ये, औरंगाबाद में कई पार्टियों के बड़े बड़े नेता भी है, कार्यकर्ता भी है, पढ़े लिखे भी है, सारी बात है। आप एक छोटे मोटे स्तर पे आवाज उठा रहे हैं, आपसे कई बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, तो क्या उनको इसकी कानूनी मालूमात नहीं है? सब कानूनी की बात कर रहे हैं। देखिए मेरा एक, आपने बहुत अच्छा सवाल किए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने इससे पहले के बैठ के अंदर भी कहा था कि हमारा जो हक दबाया जा रहा है जी, वो हमारे रहनुमाओं की वजह से दबाया जा रहा है। जी, वो किस तरह से सर? वो इस तरीके से कि अगर आप किसी पार्टी में काम करते हैं जी, और वो पार्टी को कोई और तंजीम का शख्सियत उस पार्टी का नेतृत्व करता है जी, तो आप उसके पदाधिकारी होते हैं जी, तो आप जो है तो उस आवाज को, आपकी आवाज को दबा दिया जाता है जी, आपका आंदोलन रुक जाता, आपके निवेदन रुक जाते, अब सब रुक जाते। तो मैंने इसीलिए कहा था कि हमें अगर मुसलमानों के हालात को अगर बदलना है जी, तो उलमाए दीन को सामने लाना पड़ेगा, तमाम पार्टियों को बाजू रखना पड़ेगा जी। उसकी वजह यह है कि हमारे उलमाए दीन का जो आवाज होती है जी, उसकी जो खनक होती है जी, वो खनक मैदान जंग में जो तलवारों की खनक होती है ना जी, अगर उनके मुंह से अगर बात निकल गई जी, कि हमें ये करना है जी, तो हम कुरान और इस्लाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले लोग अगर बाद में अगर किसी की बात मानते हैं तो वो है हमारे उलमाए दीन। जी। तो उलमाए दीन जिस दिन ये सदा लगाएंगे कि हमारे मुस्तकबिल की लड़ाई अब हमें लड़ना है, किसी भी पार्टी को हमें साथ में नहीं रखना है, सिर्फ हमको लड़ना है, तो मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो घर में बैठेगा जी। वो बिल्कुल आपको रास्ते पर नजर आएगा, लेकिन शर्त यह है कि उलमाए दीन को सामने आना पड़ेगा। और उनको जो है तो मैं आपको भी खुसूसन आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ जी कि आप जो पाए कि उलमाए दीन है जी, उनका ये मेरा जो मैसेज है जी, मैं इस मट्टी की धूल हूँ जी, मेरी कोई औकात नहीं, कोई मिजाज नहीं मेरा जी, लेकिन आप उनसे कहिए कि आपके लिए कोई बार बार सदा लगा रहा है जी, जी। तो कम से कम आप उसके ऊपर नजरे इनायत तो डालो कि इस आवाज पर आवाज लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए जी। वरना कल मैदान महशर में मैं इन लोगों से पूछूंगा, ये आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि मैदान महशर में अगर मैं हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ और हक की बात कर रहा हूँ और अगर इसके ऊपर अगर उलमाए दीन खामोश रहेंगे तो कल मैदान महशर में मैं उनका दामन पकड़ूंगा और कहूंगा कि ये जो समाज परेशान था जी, अल्लाह के सामने उनकी शिकायत करूंगा मैं जी, कि यही उलमाए दीन थे। ये जब समाज गड्ढे में जा रहा था, मिट्टी में मिल रहा था, आज जो है तो आज हमारी कंडीशन देखिए, हमारी माँ बहना जो है ना तो 5 किलो अनाज के वास्ते इसी लंबी लंबी लाइन में लगी हुई है। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या आप अपने मुस्तकबिल को खादी में नहीं देखना चाहते? क्या खाकी में नहीं देखना चाहते? क्या आईपीएस अधिकारी को नहीं देखना चाहते? क्या कलेक्टर को नहीं देखना चाहते? क्या नगर सेवक नहीं देखना चाहते? मेरा कहने का मतलब यह है कि संवैधानिक अधिकार पे जब तक हमारा समाज जाएगा नहीं जी, तो हमारा समाज कैसे ऊपर जाएगा? जब समाज का एक नीचे के तबके का, ओबीसी का, माइनॉरिटी जो एकदम जो नीचे के तबके का जब इंसान कभी किसी अच्छे ओहदे पर जाके बैठेगा, जी, काबिल ओहदे पर जाके बैठेगा, तो कहीं ना कहीं समाज के बारे में 1% तो सोचेगा।
जी। सारे समाज का काम करने के जिस कुर्सी पे उसको बिठाया जाएगा तो उसके दिल में कहीं ना कहीं तो अपने समाज के लिए दुख दर्द जागेगा। जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम उस कुर्सी के पे बैठने के काबिल अगर आज हमारे हमारे आने वाले मुस्तकबिल को हम बना नहीं सकते ना, तो हमारी जिंदगी पे नालत है। सर जैसा आपने कहा है कि भाई आवाज़ दो, मैं थोड़ा सा इसमें वो करूँगा। देखिए इससे पहले भी औरंगाबाद के मशहूर सियासी शख्सियत जनाब इलियास किरमानी साहब, जी उनके मुस्लिम अवामी कमेटी के ज़ेर इंतज़ाम जो 5.5 लाख का मोर्चा एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि शायद महाराष्ट्र में इससे बड़ा आंदोलन नहीं जी शायद। और उसके बाद जो है तो मालेगांव से धरना गया, एक वो गया था। उसके बाद जो है तो आरक्षण के यहाँ से औरंगाबाद से भी जो है तो कई मतलब आरक्षण हुआ, जावेद साहब गए और भी दीगर लोग गए। साहब इतने बड़े जब मामले हो गए तो कहने का मायूसी आ जाती है, 5.5 लोग जमा हो रहे हैं, उसके बाद वो आरक्षण पे असली था तो फिर एक मायूसी आती ना साहब। फिर देखिए, एक बात बताता हूँ मैं आपको, हमारे जितने भी आंदोलन हुए जी। वो एक रोड शो के मुताबिक हुए। अच्छा। देखिए, हम जब आप किसी चीज का हमको समा बांधना होता है जी। बराबर है जी। यानी हमको किसी एक टॉपिक दिया गया है कि आप इस टॉपिक पे बात कीजिए जी। तो हम उसका एक समा बांधते हैं जी। तो हमारे कोई भी आंदोलन का आज तक समा बांधे नहीं गया। जी। मेरा ये बोलना है कि आपका आंदोलन जब ही स्ट्रांग होगा तब, जब तक आप एक ही चीज के ऊपर बार बार वर्क नहीं करते रहेंगे। जी। 5 लाख पब्लिक आई और जो है तो आपने वाहवाही ली और जो है तो खामोश। जी। मेरे कहने का मतलब है कि महाराष्ट्र लेवल पर जी। मनोज जयरंगे पाटिल साहब ने जो है तो आंदोलन किया। जी। हर तरीके का किया, कपड़े निकालने का आंदोलन किया, रास्ता रोकने का आंदोलन किया, गाड़ियां जलाने का आंदोलन किया, यानी ऐसा कोई आंदोलन नहीं किया, ऐसा कोई आंदोलन बाकी नहीं जो आंदोलन उन्होंने करे नहीं। जी। आखिरी में उन्होंने देख लिए कि ये सरकार किसी तरीके से मानने को तैयार नहीं। जी। तो आप सबसे जो सबसे बड़ी जो सिटी है जी। हमारी राजधानी मुंबई, जी। तो इसको डिस्टर्ब किया जाए। जी। प्लान क्या था उनका? मुंबई में जाने से आरक्षण मिलने वाला था? नहीं। मुंबई एक बहुत बिजी सिटी है जी। और बिजी सिटी के अंदर जो है तो आप धिंगाना मस्ती कीजिए। जी। अभी आज क्या हुआ कि जब उन्होंने भले धिंगाना मस्ती वहां किए नहीं, वहां आजाद मैदान पे जाके रुके वो, बाकी के जो है तो पूरे शहर में जो है तो गाड़ियां, पब्लिक, यानी सरकार को घुटनों पे आना पड़ा। जी। सरकार ने उनको 5-10 साल से उनका आरक्षण का ये उनका आंदोलन चल रहा, संघर्ष चल रहा था। संघर्ष चल रहा। जी। तो जब तक वो होश में नहीं आई सरकार, जी। जबकि 2 मुख्यमंत्री बदल गए। जी। बराबर है ना? जी। 2 मुख्यमंत्री बदल गए फिर भी सरकार होश में नहीं आई, लेकिन बंबई जाने के बाद में सरकार घुटनों पे आई। जी। एक उन्होंने एक कृति समिति बनाई, वो समिति के तहत जो है तो जीआर पास किए, जीआर पास करके जो है तो फिर भी बहादुर को मानना पड़ेगा, मनोज जयरंगे पाटिल को। तब भी वो कह रहा था कि मुझे जो है तो ये जो जीआर है फडणवीस साहब के हाथ से दीजिए। अच्छा। और उसने अभी भी बोला कि अगर हमारे साथ किसी तरीके का मजाक हुआ ना तो अब हम सरकार ही खत्म कर डालेंगे। तो कहने का मतलब जब तक आपका नेतृत्व करने वाला जी मफाद परस्त ना हो, जी किसी गड्डियों के ऊपर वो झुकने वाला ना हो, जी आज जो है तो इतना बड़ा मोर्चा मराठवाड़ा लेवल पर, जी महाराष्ट्र लेवल पर जी जी जो पूरे देश को उसने हिला के रख दिया, जी क्या उसकी कोई बोली लगाई नहीं गई होंगी? एक बात पे सर बात बोल रहे हैं हम, जी 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 क्या उसकी किसी तरीके की बोली नहीं लगी होंगी? भाई तू उससे खामोश हो जा। को लालच, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? क्या उसको लालच नहीं दी गई होंगी? जी मुझे तो लगता दी गई होंगी। अच्छा। अरे सादे कॉर्पोरेटर को बोलते भैया मेरे को वोट मार तो तेरे को 25 लाख देता, जी इसने तो पूरे राज्य को हला के डाल दिया। तो क्या इसको ऑफर नहीं गए होंगे? जी लेकिन समाज के लिए लड़ा। उसने कहा कि मेरा समाज जो सवेरे बैलगाड़ी में जाता, खेत नागरता, खेत में जो है तो काम करता, रात में खेत में पानी भरता, तो मैं मेरे समाज को जो है तो ऐसा देखना चाहता हूं कि वो ऑफिस हो, आईएएस ऑफिस हो, कलेक्टर हो, डीआईजी हो, सीपी हो, महानगर पालिका आयुक्त साहब हो। जी जी ऐसे बहुत सारे विषय है। जी तो वो जो है तो उसके समाज को वहां देख रहा है। तो अब हमारे समाज को हमारे लोग कहाँ देख रहे? मेरा सवाल ये है।
सर सवाल ही फिर से एक और पे करूंगा, जैसा आपने कहा है कि भाई अब देखिए हमारे पास अदालत से बड़ा कोई दरवाजा नहीं होता है जी। और अदालत का फरमान जो होता है वो सर आंखों पे होता है। जब मैं समझता हूँ कि राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार थी, जाती आती उन्होंने 4 या 5% आरक्षण एजुकेशन में दिया था। अब बोलिए जब जब अदालत के फैसला आने के बाद, सुझाव आने के बाद अगर वो मामला रुक जाता है तो इससे भी तो मायूसी फैलती है साहब कि अदालत में जाने के बाद भी इंसाफ पूरी तरह से लागू नहीं हो रहा। देखिए एक बात, हमने क्या किया मालूम है क्या, जब भी अदालत के फैसले आए जी 47 के बाद से लेके आज तक का इतिहास है। अच्छा। और मुझे यह नहीं लगता कि अगर आप ये सोचेंगे कि मैं पैदा हुआ हूं और मुझे मरना है, जी पहले नीति तो तुम्हारी ये होना चाहिए जी कि भाई मैं इस मिट्टी से पैदा हुआ और इसी मिट्टी में मुझे जाना है। जी जब तुम किसी तरीके के लीडर बनेंगे, जी मेरा ये बोलना है कि बाबरी मस्जिद का फैसला आया, जी बराबर है। बराबर। अब भाई अब मुझे आप दूसरे पटरी पर ले गए आपने, मैं नहीं, आपका जवाब दे रहा हूँ। हाँ मैं आपका मैं मायूसी की बात कर रहा था। जी, तो मैं आपको ये मायूसी की बात मैं गिना देना चाहता हूँ। अच्छा। हमारे बाबरी मस्जिद का फैसला आया जी, हमने उसको एक्सेप्ट किया, किए नहीं? हमने एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, हमने एक्सेप्ट किया। आज जो है तो हमारे तमाम मस्जिदों के ऊपर हमले हो रहे, ताकत बढ़ी ना जी। मुसलमान कमजोर है, मुसलमान मोहताज है, ईमान वाला कमजोर हो चुका है, उसके ईमान में वो हजरत अली वाली गड़गड़ाहट नहीं, हजरत उमर वाली गड़गड़ाहट नहीं रही। मेरा कहने का मतलब ये है कि 72 थे तो लाखों पे भारी पड़ गए, आज हम लाखों है तो हमारे पे हजारों भारी पड़ जा रहे। मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले तुम्हारे ईमान को मजबूत करना पड़ेगा तुमको। आज जो है तो हमारे मस्जिदों के अजान के ऊपर आगा, आज जो है तो अजान देने के जो है तो सरकार 600 रुपये महीना मांग रही है। कल कहेंगी कि तुम जितने मुस्लिम समाज जो मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए जाता है तो उसको जो है तो एक वक्त की नमाज के 20 रुपए देना पड़ेंगे। तो कहने का मतलब जब तक आप सरकार के लादे हुए फैसले या फिर किसी कानून के किसी कोर्ट के फैसले की जब तक आप खिलाफत नहीं करेंगे, उसके ऊपर आवाज नहीं उठाएंगे, कोर्ट है ना साहब, हमारे बड़े तो बोलते हैं मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए 302 करने वाले को भी बाइज्जत बरी हो जा रहा हूं जी। हमारा संविधान हमको अधिकार देता है लड़ने का। अच्छा। जब सुप्रीम कोर्ट ने हमको, और सुप्रीम कोर्ट ने जब बाबरी का जीआर निकाला जी, फैसला दिया, हाँ जी जी, ये कहा कि जो है तो ये मस्जिद तो है, क्या है, मस्जिद तो है, मस्जिद तो है, मगर हम जो है आप जो है तो उसका फैसला पढ़ लीजिए, और हम जो है तो बगैर फैसला बगैर पढ़े के बात नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके अंदर ये खुले शब्दों में कहा गया है कि ये मस्जिद तो है मगर इसके ऊपर एक बड़े समाज की आस्था है जी, और आस्था की बुनियाद के ऊपर जो है तो बाबरी का फैसला हुआ जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आस्था बड़ी कि कानून बड़ा जी। देश में 47 के बाद जब देश आजाद हुआ जी, तो कानून तो यह बना था कि जो जिस तरीके से है वो उसी तरीके से रहेगा जी, बराबर, जो जैसे थे वैसे हालात में, जो जिस हालात में है, अगर मंदिर है तो मंदिर रहेगा, भले वो मस्जिद तोड़ के बनाया गया हो जी। चाहे मंदिर है, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया है तो वो भी उसी तरीके से रहेगा। ये 47 के बाद का कानून है जी। फिर कानून को बाजू में रख के किसी की आस्था के ऊपर किस तरीके से जो है तो फैसले दिए जाते हैं जी, तो क्या ये किसी दूसरे समाज के ऊपर ज्यादती नहीं है जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तक समाज जिंदा नहीं होगा, अपनी हक की लड़ाई लड़ेगा नहीं, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। सर अभी हम बात खत्म करते हैं। सर अभी जो है तो 17 सितंबर आ रही है और हम देखते हैं कि मंत्रिमंडल के जो तमाम लोग, वो एक खुशी का पल रहता है, एक अपने आज़ादी का जश्न मनाया जाता है मराठवाड़े की जो भी है हैदराबाद स्टेट की से। तो यहाँ पर काफ़ी मुख्यमंत्री आते हैं, लगभग पूरी मंत्रिमंडल यहाँ पर रहता है। 2 रोज पहले आ जाते हैं, गेस्ट हाउस सज जाते हैं, जो भी है अपने अपने वीआईपी हिसाब से रहते हैं। तो क्या मुमकिन है कि इसका फ़ायदा उठाते हुए यहाँ के हमारे तमाम उलमाए दीन, तमाम लोग जो है तो मुख्यमंत्री साहब से एक टाइम ले और इस पे जो तो आरक्षण पे आप बात करें, क्या ऐसा हो सकता है? देखिए मैं आपको बोलने ही वाला था जो आप बोल रहे थे, क्योंकि हमारे पास मंत्रिमंडल आएगा और स्पेशली मुख्यमंत्री जो है तो 17 सितंबर को जो है तो सिद्धार्थ गार्डन में झंडा फहराने के लिए आते हैं जी। अगर वो नहीं आए तो और कोई बड़े ओहदे का बंदा कोई ना कोई आता है और झंडा फहराता है। मेरा कहने का मतलब ये इस सुनहरे मौके के ऊपर
अगर 17 सितंबर तक अगर कोई मराठा समाज को जी हैदराबाद गैजेट के तहत अगर उनको किसी भी तरीके का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है जी और मुसलमानों के हक में जी किसी तरीके का कोई फरमान अगर जारी नहीं किया जाता है कि भाई मुस्लिम समाज को भी गैजेट के तहत जो है जी तो हम आरक्षण देंगे, जी अगर हमको नहीं दिया जाता है तो हम तुमको यह एकदम दावे के साथ कहते हैं कि अटल समाज सेवा जो है तो पूरी ताकत के साथ एयरपोर्ट से लेकर सिद्धार्थ गार्डन तक पूरे मंत्रियों को काले झंडे बताएंगे। क्यों बताएंगे? क्योंकि जो सरकार किसी समाज के साथ इंसाफ नहीं करती है, तो जो इंसाफ नहीं करती है तो उसको तो काले झंडे बताए जाते हैं ना, उसको हरे झंडे नहीं बताए जाते। जो अच्छे काम करेगा तो उसको अच्छा झंडा बताएंगे हम। अगर हमारे समाज को कोई अंधेरे में रखेगा तो हम तो उसको अंधेरे वाला ही झंडा बताएंगे। लेकिन सवाल ये साहब, जैसा आपने झंडे बताने का बात की है, लेकिन पहले बात तो करो आप। हो सकता है अगर आपकी बात का समाधान साहब, मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप बात करने की बात कर रहे हैं, हमारे तुमने आपने अपनी बात अभी तो बताया है। मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल हो, जी किरमानी साहब हो, जावेद कुरैशी साहब हो, बहुत सारे लोगों ने जो है तो मोर्चे निकाले, आंदोलन निकाले और जो है तो बम्बई तक पैदल गए, तो ये सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही। तो अगर सरकार को सीधे से समझ में नहीं आता है तो अब जो है तो हमारे जैसे टेढ़े लोग उतरेंगे फिर मार्केट में और जो है तो फिर इनको बताएंगे झंडे। और फिर हमारे जो कायद है, जिनको हम कायद मानते हैं, जी मगर जो है तो वो अपने मिशन के ऊपर काम ही नहीं करते, तो उन्होंने जो है तो भाई ये मिशन को हाथ में लेना चाहिए। ये हमारे मुस्तकबिल का मिशन है। कहने का मतलब ऐसा है कि नज़ीर फारूकी का बच्चा कल, नज़ीर फारूकी की कोई औकात नहीं MBBS MD मेडिसिन जो है तो पढ़ाने की, जी या फिर कोई कलेक्टर IAS पढ़ाने की औकात नहीं है, करोड़ों रुपए खर्चा आता है। अगर हमारे को OBC कोटे से आरक्षण के तहत अगर वो पढ़ता है तो हमारे आने वाले मुस्तकबिल संवर जाएंगे। इसीलिए हमको जो है तो हमारे आने वाले मुस्तकबिल, हमारा तो खत्म हो गया, हमारे आने वाले मुस्तकबिल के लिए हमको लड़ना है। और अगर हम लड़ते लड़ते मर भी जाते हैं, हमको जेल में डाल देते हैं या फिर फांसी दे देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। कम से कम हमारी मौत से जो है तो अगर हमारे भविष्य, हमारे आने वाली पीढ़ी का अगर अच्छा होता है तो हम तो खुशी खुशी लटकेंगे। सवाल ये साहब, फिर आपको नहीं लगता कि कितना बड़ा आज़ादी का जश्न था, एक जश्न रहता उस दिन, और आप ऐसी जब काले झंडे बताने की आप हरकत करने वाले हैं, ये कार्रवाई करने वाले हैं, तो ये गैर कानूनी अमल है, गैर कानूनी काम है? गैर कानूनी अमल कहाँ है? ये सरकार का पहला फर्ज ये बनता है कि मराठवाड़ा में विलीन किए हुए मुसलमानों को ये आरक्षण दे, संरक्षण दे और जो है तो तमाम जो है तो फैसिलिटीज दे। जी क्योंकि हम हैदराबाद स्टेट से मराठवाड़ा में खुद आके यहाँ बैठे हुए घुसपैठी नहीं हम, जी आपने हमको शामिल करके लिया है। जी तो अब जिस सरकार में थे हम, वहाँ पे हमको सब सुविधाएं थी, तो आपने अब आपके साथ विलीन किया है ना, तो आप आरक्षण दे, संरक्षण दे और जो है तो जो बेरोजगार है, बेहाल है, बेघर है, उनको घर दे, उनको आरक्षण दे, उनको पढ़ाई दे, पढ़ाई के लिए खर्चा दे। जैसे अभी मार्टी का कई सालों से हमारा जो है तो मुद्दा अटके हुआ है, जैसे मराठा समाज जो है तो आंदोलन कर रहा है, तो उसके लिए जो है तो सारथी, ऐसे बहुत सारे उनके इंस्टीट्यूट है जहाँ पर जो है तो फ्री में तालीम दी जाती है, जो है तो रहने को फ्री दिया जाता है। आज जो है तो मुस्लिम बच्चा जो है तो किसी भी मुस्लिम बच्चा, शेख, पठान, खान, सैयद, जित कोई भी हो, अगर वो शहर में पढ़ने के लिए आता है तो उसके लिए कौन सी जगह है सरकार ने दी हुई? समाज कल्याण बोलता है, लेकिन आज तक जो है तो किसी तरीके की एक्टिविटी आपने देखने को मिली क्या आपको? कि भाई कोई हैदराबाद से, कोई गंगापुर से, कोई वैजापुर से, कोई फुलमरी से अगर कोई बच्चा आता है तो उसको यहाँ हॉस्टल में रहना पड़ता है, हॉस्टल का किराया भरना पड़ता है। तो क्या सरकार कोई मुसलमानों के वास्ते कोई हॉस्टल बनेंगी जैसे सारथी बनाया है? जी हमारा सरकार से सवाल है कि मुसलमानों को आरक्षण तो दूर, आप जो है तो कोई भी फैसिलिटीज दे रहे नहीं, तो फिर हम काले झंडे नहीं बताएंगे तो क्या करना हमने? अगर आपको वक्त से पहले कोई समाधान होता है, कोई आश्वासन मिलता है, तो फिर आप तो हम पागल थोड़ी ना है। अगर हमको संरक्षण मिलता है, हमको आरक्षण मिलता है, हमको फैसिलिटीज मिलती है, तो हम तो सरकार के साथ में जो है तो एक नहीं दो हाथ में दो झंडे लेके लहराएंगे। मतलब बीजेपी झंडा हाथ में ले लेंगे आप? कोई भी झंडा लेंगे हम। सवाल ये है कि मेरे समाज को अगर इंसाफ मिलता है तो हम कोई भी झंडा लेने को तैयार है, लेकिन जो है तो झंडे वालों ने जो है तो हमारे डंडे का भी ख्याल करना चाहिए ना। अच्छा 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 जी, आपका नाम और पद बता दीजिए। मैं नजीरुद्दीन फारूकी, अटल समाज सेवा ही मेरा धर्म है। मैं किसी एक धर्म को टारगेट नहीं करता हूँ।
हर धर्म मेरा है और सेवा ही मेरा धर्म है। देखिए, इस तरह से नज़ीर साहब ने अपने जज्बात को बयां किया है। अब ये सारी बातें क्या है, कितनी सही है, या इनका आरोप है, ये जनता की अदालत में भी है और ख़ास करके सरकार के सामने भी है। और हमारे पास लोकतंत्र है, कानून के दायरे में रहकर हर एक्टिविटी करने की हमें एक आज़ादी दी गई है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है कहीं ना कहीं बड़ी तकलीफदेह होती है। बहरहाल इन्होंने बहुत से सवाल खड़े किए हैं कि वाकई ये बहुत हैरान कुन बात है कि इससे पहले लाखों के मोर्चे होते हैं और कुछ ना कुछ हलचल नहीं होती है। सबसे आप बोलिए। और एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ जी जी कि हम आने वाली 17 सितंबर तक जी जो तो हैदराबाद मराठवाड़ा के स्टेट में जो लोग आते हैं जी, तो हम आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों से ये कहना चाहते हैं कि हम जो है तो मुस्लिम आरक्षण कृति समिति स्टेट ऑफ हैदराबाद, जी जो हैदराबाद स्टेट में जो लोगों का शिजरा है, जो लोगों का घर दार सब है, जी और जो हैदराबाद स्टेट में आते हैं, हम उनसे अपील करते हैं कि हम जो है तो एक मुस्लिम कृति हैदराबाद समिति बनाने जा रहे हैं जो मुस्लिम आरक्षण के ऊपर लड़ाई लड़ेंगी। जी। तो आप जो है तो मुझे डायरेक्टली फ़ोन करके जो है तो संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9595151586। जो भी समाज सेवक, जो भी मुस्लिम रहनुमा, जो मुसलमानों के हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, वो आप मुझे संपर्क करें। हम जो है तो अगर हमारे रहनुमा अगर सामने नहीं आते हैं तो हम पूरे समाज को जो है तो ऐसा हमने प्लान किया है कि हम समाज के लोगों को लेकर आप जो है तो हम मैदान में उतरने वाले हैं। इसीलिए हमने हमारा नंबर दिया है और हम जो है तो सबकी रणनीति को समझते हुए, सबके ख्यालात को समझते हुए, सबकी जहन साजी को समझते हुए हम ये मुस्लिम कृति समिति, मुस्लिम आरक्षण कृति समिति स्टेट ऑफ हैदराबाद बनाने जा रहे हैं, जो संघर्ष करेंगी अपने मुस्लिम समाज को हक दिलाने का। सर, उसमें आपने हैदराबाद का नाम क्यों मेंशन किया है? तो मैंने हैदराबाद का इसलिए मेंशन किया है कि ये सरकार ने जो हैदराबाद स्टेट को जो विलीन किया है, अच्छा, उनको जो है तो आज तक किसी तरीके का इंसाफ नहीं दिया है। करके उसका नाम रख रहे हैं आपने? तो हम जो है तो सरकार को ये बताना चाह रहे हैं कि हम जो है तो इस स्टेट से आते हैं जिस स्टेट को आपने विलीन किया है। ये तो मतलब ये एहसास दिलाना चाहते हैं? एहसास दिलाना चाहते हैं कि हमें कम से कम जो है तो इस स्टेट, पूरे देश का तो छोड़िए, देश में तो पूरे देश में मुसलमान परेशान है। अरे कम से कम जो है तो जिस राज्य ने हमको अपने गोद में लिया है वो राज्य हमारे साथ इंसाफ करे, इसलिए हम उसका नाम दे रहे हैं। देखिए, ये उनका खुलासा भी हो गया है और हम जो है तो SDM न्यूज़ चैनल के माध्यम से, क्योंकि हम समाज सेवा करते हैं और हम भी पर्सनली ये कहेंगे ठीक है, इनके अपने जज्बात जो भी है, लेकिन 17 सितंबर कहने के एक आज़ादी का दिन मनाया जाता है, खुशी के पल रहते हैं। तो कानून को कोई तरह से हाथ में ना लीजिए, हमको कानून के साथ लड़ना पड़ेगा। प्रशासन से संपर्क कीजिए, लोकशाही माध्यम का रास्ता अख्तियार कीजिए। और हम भी सर, आप ऑन कैमरा ये कहेंगे कि सर आपने जो कहा है उसके ऊपर पुनर्विचार कीजिए, क्योंकि हमारे पास कानून सबसे बड़ा है, लोकशाही सबसे बड़ी है। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने जज्बात पे काबू रखेंगे और कहने की बहुत लोकशाही एक ताकत के साथ, इत्तेहाद के साथ आप काम करने की कोशिश करेंगे। ये हमारी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है। बिल्कुल। देखिए, अभी तक जो भी हमने बात की है, ये हमारे सब कानून को, राज्य की सरकार की नीति को सामने रखकर ही हमने बात की है, वरना जो है तो कोई इतने ऊपर के तबके, ऊपर के लेवल पर बात जाकर करता नहीं है। जब सरकार को समझ में नहीं आता है तो कुछ बातें ऐसी हो जाती है जो सरकार को समझाने के लिए करना पड़ती है। तो हम जो है तो संविधानिक ही बोलेंगे और हम जो भी काम करेंगे संविधानिक ही करेंगे, क्योंकि हम भी जो है तो संविधानिक, जिस तरीके से मनोज जोरंगे पाटिल जो है गैजेटियर के तहत आरक्षण मांग रहे हैं, हम भी वही कह रहे हैं कि मुसलमानों को भी उसी गैजेट के तहत आरक्षण दीजिए। ठीक है, इन्होंने एक और खुलासा कर दिया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।